बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के जरिए करवाने के लिए जो हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया है, आज भी दिन भर वो ज़ेर बहस रहा। हुकूमत की जानिब से इसका भरपूर तरीके से दिफा किया गया, जबकि अपोजिशन की जानिब से इसके खिलाफ बात की गई। अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इसके खिलाफ बात की, मौलाना फजल रहमान, एहसन इकबाल। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि अगर अपोजिशन ये चाहती है कि वो सेनेट के इंतखाबात में शफाफियत लाए, तो फिर वो क्यों इस तरह फरार इख्तियार कर रही है। इससे साबित हो रहा है गोया कि अपोजिशन इस मुल्क से पैसे की सियासत को ख़त्म नहीं करना चाहती। इसके साथ साथ आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़ी तफसील से इसी हवाले से बात की। उनका यह कहना था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आज से कुछ साल पहले दोनों जमातें बाकायदा तौर पर यह बात तहरीर कर चुकी हैं कि चूंकि सेनेट इंतखाबात में वोट फरोख्त होते हैं, पैसा चलता है, लिहाजा आइंदा के लिए हम इसे ओपन बैलेटिंग के जरिए कराने का एहतमाम रखेंगे। आज उसी तहरीर से, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से दोनों जमातें फरार हासिल कर रही हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि कौन इस मुल्क में शफाफ निज़ाम चाहता है। यह गुफ्तगू उन्होंने मुल्तान में की। शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। जब आपने एक लिखा हुआ मुआहदा किया हुआ है, आपके दस्तखत मौजूद हैं और आपने ओपन बैलेट की हामी भरी, तो आज उससे आप फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान के बकौल पूरी कौम देख ले और दूध का दूध और पानी का पानी एक तरफ हो जाए कि कौन है जो करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना चाहते हैं और कौन है जो खरीदो फरोख्त को फरोग देना चाहते हैं। कौन है जो खरीदो फरोख्त को फ़रोग देना चाहते हैं और कौन है जो करप्ट प्रैक्टिसेस को फ़रोग देना चाहते हैं। ये थे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसमें मसला क्या है। सेनेट के इंतखाबात अगर ओपन बैलेटिंग से कराए जाते हैं तो ये बात रोज़ रोशन की तरह यह है कि ये इसमें शफाफियत आएगी और इस मुल्क से जो खरीदो फरोख्त का मामला कम अज़ कम इन इंतखाबात में होता है वो ख़त्म होगा और ख़ुद ऐवान का जो इमेज है उसको बेहतर तासुर मिलेगा, वो बहुत बेहतर होगा। और साल हा साल से सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो भी इन जमातों के पास अब मौका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने और मौजूदा हुकूमत ने मौका फराहम कर दिया है कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन कौन सी वो क़ुव्वतें हैं जो ऐसा नहीं होने दे रही, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं कौमी असम्बली की रुकने तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली हैं गज़ाला सैफ़ी, हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रही हैं। गज़ाला सैफ़ी साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पर। पीजे मीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ताहिर नदीम मलिक साहब। प्रोफेसर साहब, आपको भी बहुत इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। गज़ाला सैफ़ी साहब, आप फरमाइएगा। अपोजिशन मुस्तकिल ये कह रही है कि ये इंतखाबी पैकेज की शक्ल में होना चाहिए था। ये जो जिस नीयत से ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, हमें उस नीयत पर शक है। लेकिन हुकूमत तो यही कहती है, ज़ाहिर है आपकी हुकूमत है, आपकी जमात है, वो तो ये कहती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफ निज़ाम होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि बड़ी गर्म हो गई है पाकिस्तान की सियासत इस मामले के बाद? देखिए, असल बात यह है, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मदद करने का, कि ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं रही कभी भी। अब उनके अंदर ये जो उनकी जो भगदड़ मची है वो ये कि ये कैसे हो गया कि जो चीज़ हम खुद ही कर रही है, तो वो तो उनको तो मैं ना मानूं कि एक ज़रूरत है कि हर वक्त थोड़ी देर बाद उनको ये कहना होता है कि जी जो भी हुकूमत कर रही है वो गलत है। असल में ये करप्ट प्रैक्टिसेस के आदी हैं, इनको बेईमानियां, पैसे चलाना और जो करप्ट प्रैक्टिसेस से इन्होंने हासिल किया है, एक्वायर किया है, अपने आप को ताकतवर बनाया है पैसे से, ये उसको इस्तेमाल करके और ये दिखाना चाहते हैं अपनी उसके अंदर बसरी दिखाना चाहते थे। मगर चूंकि हुकूमत ने एक ऐसा इक़दाम किया है और वो चाहती है हुकूमत कि ऐसे शफाफ इलेक्शन हों सेनेट के, ताकि जो पार्लियामेंट का अपर एंड लोअर हाउस का जो वक़ार है उसको बहाल भी किया जाए और उसको लोगों के सामने खुले तौर पे आया भी हो। इनकी अपनी लीडरशिप की भी पता हो कितने लोग इनके साथ हैं, कितने इनके खिलाफ हैं, और हर चीज़ क्लैरिटी के साथ इलेक्शंस में नजर आ जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनको ऐसा क्या लग रहा है जिसमें गलत
कि जो ये सब मिलके इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सही चलती हुई कश्ती है उसको डुबोया जाए और कोई गलत तरीके का कोई निज़ाम जो है उसको राइज किया जाए। और ये अलग बात है कि इन्होंने खुद ही इसके लिए इत्तेफाक राय दिया हुआ है इस सिलसिले में कि ओपन बैलेट हो, सामने इलेक्शंस हो, लोगों को पता हो कौन किसको वोट दे रहा है, सबके सामने आंखों कोई किसी किस्म की बेईमानी ना हो, किसी पे इल्जाम ना लगे और सही तौर पे इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो सामने नजर आ जाए। तो इसमें मेरे ख्याल में अपनी जो करप्ट प्रैक्टिसेस वाली ऑपोजिशन है उसको ही एतराज हो सकता है और उसको क्यों एतराज है ये खुद बताना चाहेंगे। ठीक है पीजे अमीर साहब, किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? ये तो अगर इसी तरह ऑपोजिशन इख्तिलाफ करती रहेगी तो आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन के खुद इमेज का नुकसान है? और ये न सिर्फ वो बातें हैं जो न सिर्फ उन्होंने कही बल्कि इसकी तहरीर मौजूद है। पीजे अमीर साहब, जो उन्होंने बात की है ये हुकूमत में नहीं एक सिचुएशन आई कि भाई हुकूमत काम ठीक नहीं करती। अब द क्वेश्चन है हाँ हमेशा जो भी इनकम्बेंट आप कह लो हुकूमत की तरफ बात करते हैं ये डोंट एग्री। और भाई अब ये हुकूमत काम कर रही है एंड इस हुकूमत को मैं कहूँगा कि ये तो पैराशूटिस्ट है। पीजे अमीर साहब, हम दोबारा आपसे रब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। नदीम मलिक साहब, ताहिर नदीम मलिक साहब, आप फरमाइएगा कि अब जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया कि अब कौन है जो करप्ट प्रैक्टिस को फ़रोग़ दे रहा है या ख़रीदो फरोख्त को फ़रोग़ दे रहा है? अपोजिशन के पास तो ये एक मौका मौजूद है कि वो चीज़ जो उन्होंने आज से सालों पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तहरीर की थी, आज उस पर अमल दरामद हो रहा है, तो फिर एतराज़ किस बात पे? देखिए, ये पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है कि जो कवानीन अपोजिशन दौर में गवर्नमेंट को सूट करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें तब्दील नहीं करती, और जो अपोजिशन को सूट नहीं करते वो उसके ख़िलाफ़ बड़ा अवामी शऊर बेदार करते हैं। लेकिन जब वही पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो वो उन कवानीन से मुस्तफ़ीज़ होती है। अगर आप इस मुल्क में एहतिसाब के कवानीन देखें, अगर आप डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवानीन देखें, तो वो हर हुकूमत ने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान कवानीन बन गए। दफ़ा 144 अपने मुखालफिन के लिए उनका इस्तेमाल किया। लेकिन इस वक्त ये जो एक ये गैर मामूली एक चीज़ नहीं है। ये आप देखें कि जमहूरियत को जो आलमी बहरान है, एक तरफ कैपिटलिज्म का, दूसरी तरफ ट्रस्ट का, और तीसरी तरफ जो रिफॉर्म्स का है। हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफॉर्म होनी चाहिए, इलेक्टोरल मैकेनिज़्म के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, और पार्लियामेंट को फाल और डिलीवर करने वाला इदारा बनाना चाहिए। अब सेनेट का जो आइन में जो जवाज़ था वो ये था कि ये फेडरेशन का नुमाइंदा होगा। दूसरा, जो लोग इंतखाबी सियासत में बराह रास्त मुंतखब नहीं हो सकते, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मुमताज़ शोबों से और छोटे सूबों से जिनकी सीटें कम हैं, इसमें बराबरी की उनको सतह दी जाए। सीटें तमाम, चाहे सूबा एक छोटा है या बड़ा है, तमाम की बराबर सीटें हो, खवातीन की नुमाइंदगी हो, टेक्नोक्रेट की हो। तो इस स्पिरिट के अगेंस्ट हमें नज़र आ रहा है कि ओवर द ईयर पिछली चंद दहाइयों से पैसे का रोल बढ़ गया, टेक्नोक्रेट नहीं नज़र आ रहे, और मजबूरन हर गवर्नमेंट को वो ऐसे टेक्नोक्रेट बाहर से लेने पड़ते हैं। वो होना तो ये चाहिए कि सेनेट में मौजूद हो। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ है तो वहाँ उन्हें सेनेट में वो लोग हैं कि जिनसे फिर लोगों को उम्मीद इससे दाखिल होती है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन ये कहेगी कि देखें माजी में PTI ने ये किया, PTI ये कहेगी कि माजी में अपोजिशन जमातों ने नहीं ये किया। अगर हम रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें एक नया स्टार्ट लेना होगा, और इस प्रैक्टिस जो आज PTI करने जा रही है इसका फ़ायदा फ्यूचर में अगर जो भी गवर्नमेंट होगी उसको फ़ायदा होगी। अगर अपोजिशन कहती है कि इस कानून की वजह से हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, तो इसको पैटी इंटरेस्ट से देख के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तनाजुर में देखने की इस इशू को शदीद ज़रूरत है। तो मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि इस रिफॉर्म में दूसरा जो मुझे मैनर पे एतराज़ है, गवर्नमेंट का काम था, वहाँ पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, फोरम्स हैं, कमेटीज़ की लॉ मेकिंग, कि वो इतनी बड़ी जो आइनी तरमीम ला रही है, अपोजिशन जमातों से मुशावरत होती। बदकिस्मती से मुल्क में
पोलराइजेशन की फिजा है। लेकिन पूरी दुनिया में ये भी एक पार्लिमानी रवायत है कि जब आप कानून साजी करते हैं, जिस तरह हमने देखा फॉटा रिफॉर्म बिल, जिस तरह हमने देखा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, इसके अंदर गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर एक लेजिस्लेशन की, तो वो मैनर यहाँ क्यों नहीं अपनाया गया? मुझे एक तो ये, और दूसरा एक गवर्नमेंट को एक अर्जेंसी नजर आती है, कोर्ट में भी गए, ऑर्डिनेंस भी आ गया, कभी भी आईनी तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस जारी करना, जो मामला अदालत में हो या पार्लियामेंट में हो मुनासिब, तो इसका जो मैनर है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक गवर्नमेंट ने ये इसलिए भी शायद किया है कि जो जुमेरात को जो कुछ हुआ है, गुज़श्ता जुमेरात को जब हुकूमत आईनी तरमीम लाई, और जैसे कि वज़ीर ख़ारजा भी कहते हैं शाह महमूद कुरैशी कि चूंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, लिहाजा हम आईनी तरमीम को लाए पार्लियामान के अंदर, हमें ऑपोजिशन की मदद की ज़रूरत थी। लेकिन जो फिर वहाँ पे हुआ उसके नतीजे में फिर ये एक सूरत हाल पैदा हुई। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं ये भी समझूंगा कि देखें को उसका तासर अच्छा नहीं गया किस तरह हमारे जो जमहूरी इदारे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आवाम में अपनी साख बहाल कर सकते हैं, कि वो अहम तरीन दिन जो 5 फरवरी के हवाले से भी था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन आती कमेटीज में मामला, तो बदकिस्मती से ये जो पोलराइजेशन है ये इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग को भी इफेक्ट कर रही है। गजाला सैफी साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे हैं कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त जो है वो कशीदगी उरूज पर है। एक तरफ PDM है, दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत चाहती है कि हम रिफॉर्म्स लाएं, अपोजिशन, अगर आप यकीनी तौर पे अच्छी नीयत से ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि चूंकि हमसे बात नहीं हुई, हमसे मुज़ाकरात नहीं हुए और फिर ये कानून साजी की जा रही है, तो ये बड़ी एक मुश्किल से सूरत हाल नहीं है हुकूमत के लिए? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो हमेशा ये अभी इनका अर्से के अंदर कि वो स्पीकर रूम में जाते हैं, कोई चीज़ के बारे में, किसी पॉलिसी से पहले या किसी भी लॉ लाने से पहले उनसे बातचीत होती है, वो किसी चीज़ पे अग्री कर जाते हैं और उसके बाद फिर वो वापस आकर वहाँ बदल जाते हैं ऐवान के अंदर। तो अब ये जो क्लोज डोर के अंदर जो अग्रीमेंट है और फिर बाहर निकल के उसका डिसएग्रीमेंट है, वो एक सवालिया निशान बनता है हुकूमत के लिए भी और तमाम लोगों को जो कि जिन्होंने अपोजिशन के इन मेंबरान को मैंडेट दिया है उन अवाम ने। तो अवाम को जब ये इस तरह से डॉज कर रहे हैं और ये एहसान का जो एक इज्जत है ये रद्द करते हैं, तो आप ये कि जब गजाला साहब, राब्ते में थोड़ा सा मसला है, हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा राब्ता करें और दोबारा आपकी आवाज़ हम तक दुरुस्त तरीके से पहुँचे। लेकिन मलिक साहब, अब इसका एक वे आउट तो होना है। आप देखें कि हुकूमत ये कहती है कि जो नैब है जिस पर अपोजिशन बार बार एतराज़ करती है, ये नैब में हमारा कोई किरदार नहीं है, इसके चेयरमैन की तैनाती में हमारा कोई किरदार नहीं है, केसेस वो हैं जो बने हुए हैं, पुराने वक्तों के बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बनाए, मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाए, तो हुकूमत कहती है कि हम फिर यहाँ कहाँ खड़े हैं? हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इदारों के अंदर आप इतनी मुदाखलत ना करें, इदारों को काम करने दें। अब एहतसाब या कानून अपना रास्ता खुद उसका इंतखाब कर रहा है। ये वज़ीर आज़म की ये बात मेरिट पे है कि एहतसाब ऑर्डिनेंस जो है और नैब का इदारा वो उनसे पहले बना था और उसके बाद 2 हुकूमतें आईं और उन्होंने इन कवानीन को तब्दील नहीं किया। लेकिन ये है कि अगर एक पॉलिटिकल इशू है और आपको विरसे में भी मिला है और सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा साद रफ़ीक केस में और केसेस में जजमेंट भी हैं जहां इस राह को रिव्यू होने की, मसलन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी है कि एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए और जो टाइम फ्रेम है वो भी जो वक्त लग रहा है वो, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इशू है कि इमरान खान साहब पे पूरी कौम ने ट्रस्ट किया एहतसाब के नारे पे और करप्शन के ख़िलाफ़ जो उनकी जदोजहद थी उसको बड़ी पजीराई हुई। तो अगर एक ऐसा साफ और शफाफ मैकेनिज़्म वो एहतसाब का बना जाते हैं तो ये इमरान खान साहब का क्रेडिट होगा क्योंकि उनकी पार्टी का ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन अब जो भी आप मेयार देखें, वो आलमी मेयार हो या मुल्क के अंदर कानूनी मेयार हो, हमारा जो एहतसाब का प्रोसेस है मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता, उसके अंदर नैब बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी बेहतरी की गुंजाइश है।
ये तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और मुख्तलिफ केसेस, और ये वो बात है कि जो हुकूमती पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, अलीम खान साहब से लेके, और वो भी इस तरफ निशानदेही कर चुके हैं। देखिए कि एक जो रुकने पार्लियामेंट है उसको आप किस स्टेज पे अरेस्ट करेंगे? क्या एक इंक्वायरी है? इस तरह तो कोई भी गवर्नमेंट मिस यूज़ करते हुए ये इस कानून को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करे और उन्हें अरेस्ट कर दे, पार्लियामेंट में वो ना आ सके। तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस फाइल करने की स्टेजेस में हमें ये तय करना होगा कि किस स्टेज पे हम मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट करते हैं। अब अमेरिका का जो लॉ है वो ये है कि जब तक कन्विक्शन ना हो और जब तक कोई रेफरेंस फाइल ना हो और जब तक कोर्ट से ना हो, उस वक्त तक वो बेल पे होता है। सेनेट का मेंबर, कांग्रेस का मेंबर, प्रोसीडिंग्स में वो पेश होना उसकी ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो अपोजिशन से हैं, गवर्नमेंट से हैं, इलेक्टेड लोगों की बड़ी इज्जत होती है। तो क्या किसी को रुकने असम्बली को इंक्वायरी की स्टेज पे 2-3 साल हक के नुमाइंदगी से महरूम किया जाए? ये बड़े वैलिड इंसानी हकूक के मलिक सवाल। साहब, गजाला सैफी साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। जी गजाला सैफी साहबा, आप अपना पॉइंट जारी रखिए। हमने आपसे सवाल किया था कि जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐसी कशीदगी है तो फिर कानून साजी कैसे की जाएगी? देखिए, यही तो समझने की जरूरत है कि अगर कानून साजी करनी है और ऐवान को आपने एक ऊंची पोजीशन पे रखना है, तो कुछ चीजों को जो कि सबके इंटरेस्ट में है, जो कि बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात तो सभी कर रहे थे। तो अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमें तवक्कुआत हैं और अगर हमारे साथ मिलकर कुछ चीजों पे जो कि शायद इनके लिए मुश्किल लग रहा हो, मगर अगर कानून साजी कर ली जाए तो फिर वो ना ऑर्डिनेंस का मसला होता है, क्योंकि देखिए इलेक्शन करीब हैं, ये बात डायलॉग की तरफ आ नहीं रहे, बात करना नहीं चाहते, तो और ये जो खला है ये बढ़ता चला जा रहा है। मगर इस सिलसिले में ऐसे कोई चीज भी नहीं इस्तेमाल की जा सकती इन इलेक्शंस के दरमियान जो कि अपोजिशन को या गवर्नमेंट को किसी भी ऐसे तरीक़ाकार की तरफ लेके जाए जहां पर फाउल प्ले हो। फाउल प्ले से बचने के लिए यही बेहतरीन तरीका है कि ओपन बैलेट किया जाए। ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन के बारे में आप क्या समझती है गजाला सैफी साहिबा, कि जब पहले पीडीएम ये कहती थी कि हमने इस्तीफे देने, हमने इंतखाबात में नहीं जाना, अब वो ज़िमनी इंतखाबात में भी जा रहे हैं, सेनेट इंतखाबात में भी जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो 26 मार्च को एक लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर चुके हैं। आप क्या कहती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ना इन तमाम मामलात से, क्योंकि अब वो सिस्टम में शामिल हैं, वो सिस्टम का हिस्सा हैं? अब ये तो इन्होंने मुसलसल नाम लगाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि जी यू टर्न लेते हैं। ये तो सर्कल्स में रहते हैं, यू टर्न की तो बात ही नहीं है, उन्हीं सर्कल्स में गोल घूमते जाते हैं। किसी चीज के लिए इन लोगों का कोई कानून नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, किसी एक चीज पर ये लोग मुत्तफिक नहीं है। जब आपस में इनके इत्तेफाक नहीं है तो जाहिरी बात है कि उस कंफ्यूजन के नतीजे में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो जाहिरी बात है वो कोई सही चीज नहीं होगी। तो अगर ये देखिए ना, ये तो एक इलेक्शन होने ही है और फिर इनके लिए जो बेहतरीन लाए अमल है उससे भी अगर ये इनहराफ करेंगे तो ये क्या चाहते हैं, ये अवाम को नजर आ रहा है कि ये चीटिंग चाहते हैं, ये बेईमानी चाहते हैं, ये करप्ट प्रैक्टिसेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंसान जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए में बिकें और फिर उनकी बोलियां लगे। ये सारी वो चीजें हैं जिसके बारे में ये बातें करते आए हैं। अगर इस बात को हटाना है और शफाफ इलेक्शंस चाहिए तो फिर यही प्रैक्टिसेस जो गवर्नमेंट इनको कह रही है उसको इनको फॉलो करना होगा और ये इनके और हमारे सबके लिए बेहतरी यही है इसी में। ठीक है मलिक साहब, कहीं से तो हमें आगाज़ करना होगा ना इस शफाफ निज़ाम का। अगर हम बिल्कुल सादा अल्फाज में देखें, यानी उसकी जुज़ियात में ना जाएं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको तो ये बात पता है ना कि हमारे सेनेट के अंदर क्या होता रहा, और जैसे आपने खुद फरमाया शुरू में कि कैसे लोग आने चाहिए थे, टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए थे, समझदार लोग आने चाहिए थे, वो इस सिस्टम का हिस्सा बनने चाहिए थे, पार्टी के लोगों को आना चाहिए था जिनकी पार्टी के साथ एफिलिएशन होती, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्हें ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, और वो इस्तेमाल तो हुआ पैसा ना।
तो उसकी वजह से कहीं से तो हमें आगाज करना होगा ना। यानी पाकिस्तान के अवाम तो यही सादा अल्फाज में समझते हैं ना कि ये कहां से आ गए, पैसा चला और वोट बिक गए और ये लोग आ गए सेनेट के अंदर। ये जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि देखें, माजी में जाए बगैर किसी के ये जो लॉ है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, इसका फ़ायदा होगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और ये भी जो तासर है कि सिर्फ गवर्नमेंट के जो अरकान हैं वो पार्टी लाइन से हट के वोट देंगे, ये अपोजिशन जमातों पे भी, क्योंकि ज़्यादातर जो वफादारियाँ ख़रीदना या वोट उसको वोटिंग बिहेवियर से को अफेक्ट करना, ये गवर्नमेंट के पास भी ऐसी मराहत होती हैं। तो अपोजिशन को ये बात देखनी चाहिए कि उनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी वोट इससे मुतासर हो सकते हैं उनकी फेवर में। और आप सही कह रहे हैं, एक चीज़ जो पॉलिटिकल सिस्टम के मफाद में है उसका फ़ायदा अगर आज गवर्नमेंट को होगा तो कल उनकी भी गवर्नमेंट आ सकती है। लेकिन इसमें मैं दो बातों का इजाफा करना चाहूँगा। एक तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसबिलीफ है कि हमारे लोग हमारे पार्टी लाइन पे वोट नहीं देंगे, तो ये इंट्रोस्पेक्शन का लम्हा है, खुद एहतसाबी का लम्हा है। जब आप एक दिन पहले पार्टी में शामिल होने वाले को टिकट दे देते हैं तो ये भी आप एक बहुत बड़ा एक करते। ऐसे शख्स पे जो आखिरी लम्हे पे ज्वाइनिंग दी बैंड वैगन आपकी पार्टी में शामिल हो गया, वो आपकी पार्टी को भी डिच कर सकता है। दूसरी बात, जो सेनेट में आपका मुफाद है, सेनेट में भी आप किसी गरीब आदमी को, दरमियाने कारकुन को, 2-2.5 मरले में रहने वाले मकान में रहने वाले को नहीं देते। आप सरमायादारों को, मुख्तलिफ लॉबीज़ के नुमाइंदों को, बिजनेस टाइकून्स को, जागीरदारों को, बासर लोगों को और टर्न कोर्ट्स को टिकट देते हैं। अब भी जो नाम सारी पार्टीज़ की तरफ आ रहे हैं, उन लोगों के अगर आप प्रोफाइल देखें तो 1-2 साल पहले उन्हें पार्टियों में नहीं समझते थे। तो सियासी पार्टियों में ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं लीडरशिप के हाथ में, उसमें अपोजिशन है या गवर्नमेंट है, कि लीडरशिप ने एक बादशाह की तरह जिसके सर पे हुमा बैठ जाएगा वो सेनेटर हो जाएगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स भी जमहूरियत के खिलाफ हैं। कोई मेरिट क्राइटेरिया होना चाहिए, एक नायब कासिद के लिए, क्लर्क के लिए क्राइटेरिया है, सेनेटर के लिए क्राइटेरिया नहीं है। और अगर मैं आपके नाजरीन के लिए एक स्केच बताऊं तो सेनेट में वही लोग हैं जिनके रिश्तेदार सूबाई असम्बलियों में, उन्हीं के रिश्तेदार कौमी असम्बलियों में, और सेनेट में भी ऐसे ही है कि अगर आप जोड़े बनाएंगे हर पार्टी के तो मियाँ बीवी भी हैं और सास और बहू भी हैं, ससुर और दामाद, पूरा जाल एक बुना हुआ है। मैट्रिमोनियल अलायंसेज हैं, पैट्रनेज की पॉलिटिक्स है। तो ये सिर्फ एक कानून साजी की बात नहीं, आप को पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सियासी नजरिए से वफा करनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने इसको टिकट दे दिया, ठीक है मेरी मर्जी, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इसमें तमाम सारी सियासी पार्टियों को एहतसाब का वो वक्त देना कि आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं, किस कारकुन की, किस सियासी रहनुमा की हमारे लिए क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो कानून साजी जिस मकसद के लिए हम उसको सेनेट में भेज रहे हैं उस पर वो पूरा उतरेगा। अभी ये कोरम, मेरा ये गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों से सवाल है कि कोरम क्यों टूट जाता है। जिस कौमी असम्बली के इजलास पे करोड़ों रुपए खर्च उठते हैं, जिसको मैं और आप अपने मसाइल के लिए असम्बली में भेजते हैं, जो नुमाइंदगी के लिए, वो नुमाइंदगी वाले दिन गैर हाजिर क्यों होता है? अगर वो बिजी है, अगर उसको कारोबारी मसरूफियात हैं तो उसके पास चॉइस थी, उसने क्यों ऑप्ट किया कि वो सेनेटर बने, वो कौमी असम्बली का रुकन बने। और अब असम्बली में 30% लोग भी नहीं होते, और जो होते हैं उनमें 5% लोग इजलास में हिस्सा लेते हैं, कार्रवाई में। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास फोरम नहीं कि वो अपने लोगों को बता सके कि वक्फा सवालात क्या है, तहरीक इल्तवा कैसे पेश करनी, ये काम किसके करने के। सही। और पार्टी रहनुमा कितनी दफ़ा इजलासों में आते हैं। ठीक है, यानी सियासी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। गजाला सैफी साहिबा, पार्टियों में भी एक खुद एहतसाबी का निज़ाम, तो बहरहाल इसकी ज़रूरत तो है ना कि पार्टी खुद भी ये फैसला करे, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो चाहे ऑपोजिशन से हो, कि वो ऐसे लोगों को ऐवान बाला में लाए जो उसके वफादार हों, जो पार्टी समझती है कि वो मुल्क के लिए, कौम के लिए और पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, बहुत अहम है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अहम है कि वो लोग जो कि सेनेट का हिस्सा बने या अपर हाउस या लोअर हाउस का जिसका भी हिस्सा बने, वो पार्टी से भी वफादार हों, वो लोगों से भी वफादार हों, वो अपने मुल्क से वफादार हों, और वो वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए, एक जिम्मेदाराना जज्बे के साथ आए और अपने आप को डेडिकेट करें उस कॉज के लिए जिसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की है, और उसके बाद फिर वो यहाँ मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंटेरियंस का एक अहम रोल है और वो उसको एक मजाक नहीं समझना, चाहे वो इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, क्योंकि वो लोगों का, आवाम का मैंडेट लेकर आए हैं
और लोगों की, गुरबा की और आम लोगों की और पढ़े लिखे तबके की भी उनके ऊपर नजर होती है कि वो किस तरह से बिल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, बातों का अंदाज क्या है, किसने क्या बरजुस्ता जुमला कहा। यहाँ पे तो आप ये देखिए कि मुसलसल ऑपोजिशन ना प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानने को तैयार है, ना किसी मिनिस्टर का इज्जत है उनके दिल में, ना वो किस तरह से किसी भी बिल आ जाता है या कोई अहम दिन है, 5 फरवरी का ही देख लीजिए कि ये मैसेज कश्मीरी अवाम को जा रहा था। कश्मीरी अवाम जो है वो हमारे ऊपर नजर उठा के देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम होकर उनके साथ एक ही किस्म की बात करें, ऑपोजिशन वाले भी और ट्रेजरी बेंचेस वाले भी। तो उस वक्त ऐसा एक निफाक पैदा करना और दुनिया को एक, जबकि अहम दिनों पे ही दुनिया देखती है आपकी जो वर्क होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसको इस तरह से रिजेक्ट करना उस दिन को और पार्लियामेंट की हैसियत को वहां लेके जाना जहाँ पे उंगलियां उठें और सवालिया निशान हो, मेरे ख्याल में हमें दोबारा से तज्जिया करना पड़ेगा और अपोजिशन पार्टी के मेंबरान को खास तौर पे ये सोचना पड़ेगा कि अपोजिशन का एक अहम रोल है, उनको ये भी करने चाहिए, धरने भी करें, सिट इन करें, सब कुछ करें, मगर पार्लियामेंट का जो किरदार है उनका, वो उसके साथ वफादारी करें और जिम्मेदारी से अपना रोल अदा करें। गजाला साहिबा, लेकिन ऑपोजिशन इस मामले में ये कहती है कि शायद हुकूमत ये चाहती है कि उसके लोग वोट किसी को ना दें, यानी कहीं और ना जाएं, यानी हुकूमत को ये डर है, ये खौफ है, शायद इसी वजह से ये जल्दी में ये सब कुछ किया गया है। देखिए, जल्दी में कोई नहीं किया गया, इन्होंने ही कहा था, मसलसल बातें तो यही लोग उठा रहे हैं अपने जलसों के अंदर, और इलेक्शंस जो हैं वो तो होने ही हैं सेनेट के, हर साल हर दफा होते हैं, अभी भी होंगे। तो इस पे इस वक्त किसी पहले कोई और बात करना और बाद में कुछ और बात करना, तो अच्छी तरह से ये पता चल रहा है कि ना वो अपने जो ओहदे हैं उनसे वफा कर रहे हैं, ना उनका अवाम से कोई वफादारी है, ना उनकी इस मुल्क के साथ किसी किस्म की वफादारी है कि अपने एक अहम प्लेटफॉर्म को मज़ाक़ खेज बनाना और उस पर सवालिया निशान उठाना इस हद तक कि जबान सरेआम पे ये बात शुरू हो जाए कि शायद गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर नहीं। गवर्नमेंट की सिंसियरिटी को कोई भी इस मौके पे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अगर डिफिकल्ट समझ रहे हैं ऑपोजिशन, तो बहुत सारे यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे जो मोहतात होंगे और उनका खुले बैलेट की वजह से तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक मौक़िफ़ लेके आना चाहिए। ठीक है, मौक़िफ़ होना चाहिए। सही है। राजा आमिर अब्बास साहब ने, माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। आमिर अब्बास साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपने देखा कि अपोजिशन की जानिब से ये जो ओपन बैलेटिंग का मामला है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात की बात सामने आई ऑर्डिनेंस के हवाले से। फिर रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक नुक्ता नज़र दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आता है तो पूरा का पूरा फिर सेनेट का इलेक्शन जो है उस पर सवालात खड़े हो जाएंगे। आपका मजमूई तासुर क्या है कि अब इस वक्त सूरत हाल क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, सूरत हाल आने वाले दिनों में जो भी बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस है उसको जो आंसर किया जाएगा या उसमें जो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन देगी उसके मुताबिक ही सूरत हाल बनेगी। उसमें दो ही ऑप्शंस होंगी, या तो उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि जो सेनेट का इलेक्शन है ये आइन के अंदर नहीं आता बल्कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कंडक्ट किया जा सकता है। अगर ये सिनेरियो बनता है तो फिर इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में जो ये अमेंडमेंट लेके आए हैं ये इफेक्टिव हो जाएगी। और जो दूसरी सूरत हाल है कि ये चूंकि अमेंडमेंट भी एक कंडीशनल है, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, एंड सुप्रीम कोर्ट अगर से कि नहीं ये आईनी इलेक्शन है और जब तक आइन में अमेंडमेंट नहीं होती तो फिर इनका ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब बात यह है कि ये क्यों लाने की जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी में, वो इसलिए कि अगर 10 या 15 फेब तक शेड्यूल अनाउंस कर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर उन्हीं एक आध दिन ऊपर नीचे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आता है
तो फिर शायद अगर शेड्यूल अनाउंस होने के बाद किसी किस्म की जो अमेंडमेंट है उसकी इजाजत नहीं होती। जब शेड्यूल आ जाता है तो फिर जो उस शेड्यूल वाले दिन कानून होता है उसी के मुताबिक इलेक्शन आगे कंडक्ट किए जाते हैं। तो गालिबन ये वजह है। एनी हाउ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर क्या करती है। जहां तक मेरी जाती राय है तो मैं समझता हूं कि जब तक आईनी तरमीम नहीं होंगी ये इलेक्शन जो से हैं ये इलेक्शन एक्ट के तहत इसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। हाँ, आइन के आर्टिकल 226 में जब अमेंडमेंट हो जाती है जहां पे ये लिखा हुआ है कि मां सिवाय वजीर आजम और वज़राए आला के तमाम जो इलेक्शंस हैं आइन के अंदर वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो उसकी मौजूदगी में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये इसको ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन कराया। यानी जाहिर है कि ये आईनी तरमीम अगर होगी तो ये तो पार्लियामेंट के अंदर होगी ना जी। ऑब्वियसली 2/3 मेजोरिटी के साथ होगी, ना सिर्फ सादी अक्सरियत से होगी, विच एट द मोमेंट सीम्स जो ये बिल लेके आए हैं तो उस बिल पे हमने देख लिया कि जब आईनी तरमीम का 26वां बिल आता है पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट में जो परफॉर्मेंस या जो लड़ाई झगड़ा और जो जिस अंदाज में एक कानून साजी की तरफ पार्लियामेंटेरियंस गए हैं तो एक इंतहाई शर्मनाक हमें सूरत हाल वहां पे नजर आई। लेकिन मजमूई तौर पर राजा आमिर अब्बास साहब, आपका जो तासुर है इस बिल के बारे में, जैसे हम इस गुफ्तगू भी कर रहे थे कि बहरहाल सेनेट के इंतखाबात को तो आपने कहीं ना कहीं से तो आगाज़ करना है कि आपने इसको शफाफ बनाना है ताकि इसके बारे में जो बातें होती रही हैं और जो हमारे वोट बिकते रहे हैं और जो मैंडेट की तौहीन होती रही है, तो कहीं ना कहीं से तो हमें आगाज़ करना होगा ना इसमें शफाफियत लाने के लिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये बात देखिए ना, ये ग्राउंड रियलिटीज तो ये हैं कि जब हम सेनेट के इलेक्शंस देखते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, फैटा के हों, सिंध के हों, कराची पंजाब के हों, तो ऑब्वियसली वहां पे 10 करोड़ 12 करोड़ ऐसे बोलियां लग रही होती हैं। लोग ब्रीफकेस लेके आते हैं और वो जाके एमपीएस को खरीदा जाता है। जब उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं तो जो शख्स पैसे के बिल बोते पे आके सेनेटर बनता है फिर उसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कहता है मैं तो 12 करोड़ रुपए दे के आया हूँ और 12 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस बिजनेस डील के तहत वो 12 के अगले 24 भी बनाने के चक्कर में 24 घंटे लगा रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी हुकूमत की नीयत है कि इसमें शफाफियत आना चाहे, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि 2.5 साल गुजरने के बाद जब इलेक्शन में 1 माह रह गया तो इन्हें याद आता है क्यों नहीं पिछले 2 साल में ये चीजें असेंबली में मूव की गई और इसकी तरफ कोशिश की गई कि भाई 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं सेनेट के, तो उसको अभी से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके आया जाए। तो ये वो चीजें हैं कि जो अब एंड टाइम पे होती हुई जरा मुश्किल नजर आएंगी, लेकिन फिर भी अगर अभी नहीं होती तो अगले इलेक्शंस के लिए करवा लें। ये तो एक अच्छी चीज है कि तमाम सियासी जमातें बैठे और इसके सेनेट के इलेक्शंस को, क्योंकि अब ये नजर आ रहा है कि शायद कोई जाति या किसी एक पार्टी को खतरा है, लेकिन ओवरऑल ये लेजिस्लेशन होनी जरूरी है क्योंकि अवाम को पता होना चाहिए कि उसके जो नुमाइंदे आते हैं, खासकर सेनेट का हाउस सबसे ऊपर का हाउस होता है, तो वहां पे ऐसे लोग ना आए कि जो कि करोड़ों रुपए दे के अपने पैसे के बिल बोते पे आ जाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू आपने की। गजाला सैफी साहबा, जो आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए था, आपको अरसा पहले इन मामलात में चले जाना चाहिए था। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत की जानिब से बहरहाल कोशिश तो होती रही है, लेकिन बड़ा एग्रेसिवली आपको इसको करना चाहिए था। देखिए, एग्रेसिवली ही जब भी होगा, एग्रेसिवली भी होगा, तब भी ऑपोजिशन को सेंसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ऑपोजिशन का जो किरदार है वो सिर्फ हर चीज रद्द करना नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन जो है वहां पे भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वहां पर भी लोगों दी होश हैं, उनको समझना चाहिए कि ये रिफॉर्म जो हैं ये इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है और इससे न सिर्फ ये कि अभी के इलेक्शंस पे इम्पैक्ट होगा, बल्कि आगे भी ये रिफॉर्म्स जो हैं वो फर्दर इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे और बेहतरी की तरफ मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम होगा। जी ताहिर नदीम मलिक साहब, ऑपोजिशन अगर ये कहती है कि हुकूमत अपने लोगों को बचाना चाहती है या उसको डर है, तो दूसरी तरफ ये भी तो तासुर है ना कि ऑपोजिशन भी इस वक्त
ये नहीं चाहती कि ये ओपन बैलेटिंग हो, क्योंकि उसने जो शायद तैयारी कर रखी है बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, जो उन्होंने कुछ रोज़ कबल कहा कि ब्रीफ केस तैयार हैं वोट खरीदने के लिए, तो उन्होंने जो तैयारी कर रखी है वो उनकी तैयारी पे भी जाहिर है कि वो उसमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अगर आप हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन की नीयत पर भी तो फिर शक किया जा सकता है ना, मजमूई तौर पर अगर हम बात करें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन रोज़ हम जब अखबारात का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि अपोजिशन जमातों के जो लोग मुनहरिफ हो के वज़ीर आला से मिलते हैं और बड़ा खुशी का इजहार किया जाता है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। तो ये भी एक पॉलिटिकल मोरालिटी में बड़ी गलत चीज़ है। कानून वाज़े है कि जो रुकने असम्बली जिस पार्टी टिकट पे इलेक्शन में जीत के आया है उस पार्टी को वो डिच नहीं कर सकता। ठीक, और वो ये जो उस पार्टी के खिलाफ वो रिज़ाइन दे के दोबारा आप उसमें से इलेक्शन हो तो आए, तो इसलिए। और दूसरा आप ये देखें, जो अभी बात कर रही थी हमारी बहन गजाला, देखें कि लोकल बॉडीज़ पे किसी अपोजिशन और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, पीटीआई के पीके और पंजाब में नहीं है, और अब सुप्रीम कोर्ट इन्हें बुला के वो शेड्यूल दे रहे, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सोया पड़ा है उसको इस शेड्यूल का। पीएमएलक्यू फोकस नजर आ रही है, चौधरी परवेज इलाही साहब फोकस तो नजर आ ये रहे जो हैं बातें सारी ये मैडम कह रही हैं कि अपोजिशन का ये गवर्नमेंट का ये, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इनके लीडर और वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें बड़ा ये अंदिया दिया था, खुशखबरी सुनाई थी कि हर महीने में एक दफ़ा वो कौमी असम्बली का सेशन अटेंड करेंगे, वो क्वेश्चन आवर सेशन में पढ़ेंगे। ये कर जिस 5 जनवरी का ये कह रही हैं फरवरी का ये कश्मीर के हवाले से, उस दिन बिलावल भुट्टो जो अपोजिशन के हैं और जो इमरान खान साहब जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, भाई वो कौमी असम्बली में भी तो आके कश्मीर पे बात करके आप बाहर कश्मीर जा सकते हैं इस्लाम। आपने वो उस फोरम को क्यों इग्नोर किया? इंडिया का वजीर आजम, बरतानिया का वजीर आजम अपनी पार्लियामेंट में बयान देता है, पार्लियामान को आपका कहना ना है कि मजबूत अपोजिशन करना है और ना गवर्नमेंट। पब्लिक अकाउंट कमेटी और दूसरी जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो इसलिए बने हुए हैं कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से असम्बली में आ जाएं। और सबसे बड़ा जो इशू है, इनको अपनी जो अरकान है उन पे इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि ऐसी एक गवर्नेंस है कि कैबिनेट किचन कैबिनेट से चलती है, चीफ मिनिस्टर अरकान असम्बली जिनको लोगों ने वोट दिए हैं वो उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो एमपीए से मिले, उसके जायज़ मुतालबात सुने। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं, तो ये क्या गवर्नेंस? तो अभी अब देख रहे हैं कि गुज़श्ता तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते, वो मुस्तकिल अरकान असम्बली के साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो अब हो रही है, तरक्याती फंड भी जारी हो गए। तो पहले आपने 2.5 साल उन लोगों के लिए टाइम ही नहीं निकाला जो आपकी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, जो लोगों को जवाब दें। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है, बात ये है कि आप पार्लिमानी जो इदारे हैं उन्हें अपोजिशन और गवर्नमेंट मजबूत नहीं कर रहे, कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा ये तासर बिल्कुल गलत है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट, देखिए इस मुल्क में बहुत सारी जो कानून साजी है वो मुत्तफ़िका हुई है। 73 का आइन मुत्तफ़िका बना है, फाटा रिफॉर्म बिल मुत्तफ़िका बना है, ये बात आपकी मिलिट्री कोड मुत्तफ़िका बनी है। तो फिर आज गवर्नमेंट जो है, लेकिन इसमें सवाल ये भी पैदा होता है गर्दान से निकल के आप कानून साजी के लिए सीरियस अरकान असम्बली का भी एक सिस्टम होता है कि जिसके तहत आपने फर्ज किया अगर सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, एक निज़ाम के तहत एक तरीके के तहत मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर अरकान असम्बली से मिलेंगे। अगर ये मुलाकात में देर हो जाती है, हमने पिछली हुकूमतों में भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो साबिका वज़ीर आज़म थे वो कितने फ्रीक्वेंटली अपने अरकान असम्बली से मिलते थे। एग्जैक्टली। तो क्या ये फिर जस्टिफाई हो जाता है कि अरकान असम्बली डिफेक्ट कर जाएं? फिर नहीं, डिफेक्ट तो ना करें। पहली बात तो मैंने ये पार्टी के लोग हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है, वो उनको ऐवान में लाए हैं, उन्हें हर सूरत में पार्टी की लाइन को फॉलो करना होगा। अब ये कश्मीर में इलेक्शन है ना, तो हुकूमती पार्टी में दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं, साथ ही उन्हें टिकट मिल रहा है। दुनिया की किस जमहूरियत में ऐसे होता है कि आप इलेक्शन मुहिम के दरमियान 1-2 दिन पहले पार्टी स्विच करें और आपको पार्टी टिकट मिल जाए? ठीक है, 5 साल आपका वर्क ही नहीं है। तो माजी में ऐसे ही नून लीग करती रही है, पीपल्स पार्टी करती रही, वो तब्दीली अब कहाँ है? ठीक है, साहिबा इस रास्ते को तो रोकना होगा ना कि आज लोग पार्टी में आए और कल उनको टिकट मिल गए। इसी वजह से जो पार्टी के जो सिंसियर लोग होते हैं, जो मुखलिस वफादार होते हैं, वो फिर बददिल हो जाते हैं। तो कुछ बुनियादी चीजें तो हम सबको देखनी है, चाहे वो हुकूमत है या ऑपोजिशन है। देखिए, मैं आपके साथ पूरी तरह अग्री करती हूँ कि ज्यादती जो हमारे वर्कर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों,
अगर ऐसे वक्त पे जब इलेक्शन जो कि डेट्रीमेंटल होता है, जो मेजर डिसीजन होता है कि जहां आप पार्टी में राइज करते हैं इम्पोर्टेंट पोजीशन के ऊपर, वहां पर यकीनन इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग आपकी पार्टी के लॉयल हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या गवर्नमेंट के हों, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मगर इस वक्त जो बात हो रही है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कोई चीज़ें दुरुस्त होने की तरफ जा रही हों, तो उनको तो कम से कम लब्बैक कहना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो चीज़ें जो कि शायद कमज़ोर हैं या जिनकी तरफ अभी कदम नहीं उठाया गया और स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ गाये बगाया कदम उठेगा, तो पहला कदम तो किसी न किसी तरफ उठाया जाएगा, तो उसकी तरफ तो कम से कम तमाम लोगों को मुत्तफिक होना चाहिए जिसमें सबका फायदा है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ें ऐसी हों जो स्टेप लेने में देर हुई हो, वो भी उठाए जाएंगे, मगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए तमाम पार्टीज को यकजा होना पड़ेगा, क्योंकि कल हम ऑपोजिशन में थे, आज गवर्नमेंट में है। हमें पता नहीं कि कल कौन गवर्नमेंट में आएगा, मगर अगर ये रिफॉर्म्स होंगे तो सबके लिए सहल होगा और आसानी होगी। ठीक है, पीडीएम का जो मामला है, लॉन्ग मार्च का मामला है, मलिक साहब आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि वो पहले कुछ कहते रहे, फिर कुछ कहते रहे। हाल ही में आप देखें मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा अहम बयान दिया और उनका ये कहना था कि हमारी लड़ाई नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हमारा तो सिर्फ गिला है, हमारी तो हुकूमत के साथ हमारे मामलात हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ा यू टर्न उन्होंने लिया। इससे पहले जो वो कहते रहे वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। आपके ख्याल में क्या वजह है कि ये कभी ऐसे जाते हैं कभी ऐसे जाते हैं? या तो उनको लग रहा है कि हर जमात जो है, पीडीएम की हर जमात यानी मरकज़ी जो जमातें हैं जिसमें नून लीग है, पीपल पार्टी है, वो अपने अपने फ़ायदे ले रही है सिस्टम से, और मौलाना फजलुर रहमान को कहीं पता चल गया है? देखिए, गोल पोस्ट उनके तब्दील हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा जो इत्तेहाद होता है और उसमें एक तजर्बाकार सियासी रहनुमा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी पाकिस्तानी सियासत में 3-4 दहाइयों से वो बड़े एक्टिव हैं, तो उनको सोच समझ के एक चीज़ डेडलाइन देनी चाहिए और ऐलान करना चाहिए तहरीक के अंदर मुख्तलिफ गोल्स का। तो मुसलसल वो तब्दीलियाँ कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये है कि अब मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की वजह से जो मैच्योर पॉलिटिक्स है, उन्हें ये एहसास हो गया है, नून लीग को भी और मौलाना फजलुर रहमान को भी, कि सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक चीज़ ये भी अच्छी है कि 2008 के बाद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार है और हुकूमतें मुद्दत पूरी कर रही हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी एक मैंडेट मिला है और वो 5 साल के लिए मिला है, तब्दीली का मिला है, तो उनको वो पूरा टाइम मिलना चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी जो है वो खुर्शीद शाह और उस वक्त जब तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी उस वक्त भी उनका ये मौक़िफ़ था। तो पॉलिटिकल सिस्टम को जब आप डीरेल करेंगे या ख़तरा पहुंचाएंगे तो उससे फिर कोई खैर बरामद नहीं होगी। हाँ, हुकूमत पे दबाव डालना, तनकीद करना, ये आपका राइट्स है, लेकिन आपको सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव बात है। ये जो मैं अभी देख रहा हूँ इस लम्हे जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे थे, हमारे यहाँ ये भी रवायत रही है कि एक जमात जो कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल कर लेती है तो उसको सेनेट में जो अक्सरियत है डिनाई करने की साजिश की जाती है। हाँ। तो तहरीक इंसाफ को पूरा मौका मिलना चाहिए कि जितने उनके सेनेटर्स मुंतखब होने चाहिए वो मुंतखब होने चाहिए। 28 मुंतखब होंगे और वो अक्सरियत में आ जाएंगे, अक्सरियत में आ जाएंगे। और उसका एक अच्छा असर ये होगा कि अगर पीटीआई ये चाहती है हम ये लेजिस्लेशन करें, ठीक है, तो वो लेजिस्लेशन करने का उन्हें मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर नदीम मलिक साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा आपका, आपने इस गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया। अहम मामला है कि सेनेट के इंतखाबात में जो आने वाले सेनेट के इंतखाबात में ये वाज़ेह बात है कि तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल होगी और फिर वो जो कहती रही है कि हमारे मसाइल जो हैं वो ऐवान बाला में जाके कानून साजी नहीं होती, तो कौमी असम्बली में भी अक्सरियत में है, ऐवान बाला में भी वो अक्सरियत में आएंगे, कानून साजी करेंगे, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। मौका मिलना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें 5 साल के लिए मुंतखब किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।